किस्मत का मारा। एक गांव में आलोक नाम का एक आदमी रहता था। आलोक की किस्मत बहुत खराब थी। आज तक कभी उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो पाया था। वो शातिर तो था, मगर किस्मत के आगे उसे झुकना पड़ता था। गांव में एक दुकान था जो हर रविवार को ही खुलता था और उस दुकान में गर्मा गर्म गुलाब जामुन मिलते थे। एक ही दिन वो दुकान खोलता है, मगर बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट गुलाब जामुन मिलता है वहाँ। हाँ भाई, सही कह रहे हो। मैं तो हर रविवार को जाता हूँ वहाँ। रविवार की सुबह ही सभी उस दुकान के आगे भीड़ लगा देते थे। दुकानदार को पता था कि हर रविवार को कितने ग्राहक आते हैं। ठीक उसी प्रकार वो दुकानदार गुलाब जामुन बनाया करता था और अंत अंत तक सभी को गुलाब जामुन मिल भी जाया करता था। आलोक को भी उस दुकान का गुलाब जामुन बहुत पसंद था, मगर आज तक आलोक खुद से उस दुकान से गुलाब जामुन खरीद ही नहीं पाया था। जब तक वो पहुंचता था, हर बार सभी गुलाब जामुन खत्म ही हो जाया करता था। इसलिए आलोक को अपने दोस्तों से लेकर गुलाब जामुन खाना पड़ता था। आलोक भाई, इस रविवार भी चलना है ना गुलाब जामुन की दुकान पर? हाँ यार, चलना तो है ही, मगर देखो क्या होता है। हो सकता है इस बार तुम्हें गुलाब जामुन मिल ही जाए। पता नहीं, देखो क्या होता है। इस रविवार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद गुलाब जामुन खरीद कर ही खाऊंगा। रविवार की सुबह सुबह आलोक उठ जाता है और दुकान के बाहर आकर लाइन में लग जाता है। एकदम सही समय पर आया हूँ, आज तो गुलाब जामुन मिल ही जाएगा। आलोक लाइन में खड़ा था, तभी अचानक आग आग की आवाज आती है और सभी इधर उधर भागने लगते हैं। बाद में पता चलता है एक खेत में आग लग गई थी, जो कि अब काबू में है। इसी चक्कर में सारी लाइन भी टूट जाती है और जब आलोक वापस आता है तो देखता है वो लाइन में सबसे अंत में खड़ा है। हे भगवान, आज भी गुलाब जामुन नहीं खरीद पाऊंगा क्या? कुछ घंटों में भीड़ खत्म होती है और आलोक का नंबर आता है। भैया जी, ढेर सारे गुलाब जामुन पैक कर दो। आज तो खूब गुलाब जामुन खाऊंगा। माफ करना, सभी गुलाब जामुन तो खत्म हो गए। अब अगले रविवार आना। अरे भाई, उदास मत हो। लो, एक दो गुलाब जामुन मेरे से ही ले लो। धन्यवाद भाई। इस बार भी आलोक खुद से गुलाब जामुन नहीं खरीद पाता है। आलोक बहुत उदास हो जाता है और वापस घर आ जाता है। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देगी। गांव में एक बाबा आते हैं। सभी बाबा से मिलने जाते हैं। चलो, मैं भी बाबा से मिल लेता हूँ और उनसे पूछूंगा आखिर मैं अपनी किस्मत का क्या करूं। शायद वही कुछ बता पाए। यहाँ भी लंबी लाइन लगी हुई थी। शाम के वक्त आलोक का नंबर आता है। आलोक कुटिया के अंदर जा ही रहा था, तभी बाबा का शिष्य आलोक को बाहर ही रोकता है। सुनो, तुम बाबा जी से नहीं मिल सकते। क्यों? सभी तो मिल रहे हैं बाबा से, फिर मैं क्यों नहीं मिल सकता? बाबा जी की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए अभी तुम जाओ और फिर कभी आना, क्योंकि कल बाबा जी किसी और गांव में जाने वाले हैं। यहाँ भी मेरी किस्मत मुझे ले डूबी। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। आलोक यहाँ से भी उदास होकर अपने घर आ जाता है। इसी तरह आलोक हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था और उसकी किस्मत भी उसका साथ नहीं देती थी। अब मुझे कहीं जाना आना नहीं है। मैं शांति से घर में बैठा रहूंगा, ना कहीं जाऊंगा, ना दुखी होना पड़ेगा। आलोक का जीवन काल अब समाप्त हो चुका था और यमराज उसके प्राण हरने आ रहे थे। यमराज आलोक के पास आकर कहते हैं, सुनो, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। अब तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। अब तुम इस धरती पर नहीं रह सकते। ये सुन आलोक बहुत डर जाता है और सोचता है, नहीं नहीं, ये सही नहीं है। मैं जीवित रहना चाहता हूँ। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। मेरी पूरी जिंदगी तो उदासी में ही बीत गई। मैं कुछ पल खुशी से जीना चाहता हूँ। यही सोचकर आलोक अपना दिमाग लगाता है और यमराज से कहता है, अच्छा, आप मुझे लेने आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, मगर आप तो बहुत दूर से आ रहे हैं, थक भी गए होंगे। आप बैठिए, चाय पानी पीजिए। नहीं नहीं, ये सब छोड़ो और तुम मेरे साथ चलो। मैं बाद में चल सकता हूँ क्या? तब तक आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करता हूँ। नहीं, बाद में नहीं, तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही होगा, वो भी अभी, क्योंकि सबसे पहला नाम तुम्हारा ही है। तुम्हारे बाद ही किसी और के पास जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, मगर आप भी मेरी बात मानिए और मेरे हाथ की चाय पी लीजिए, फिर मैं चलूंगा आपके साथ। अच्छा ठीक है,
लाओ चाय भी पिला दो। आलोक चाय बनाता है और चाय में नींद की गोली मिलाकर यमराज को पिला देता है। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। यमराज उस चाय को पीकर गहरी नींद में चले जाते हैं। चलो अब ये तो 11 घंटे से पहले उठने वाले नहीं हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम तो मेरा ही है। एक काम करता हूँ, अपना नाम सबसे नीचे लिख देता हूँ ताकि मुझे और भी ज्यादा वक्त मिल जाए। तब तक मैं अपनी दिल की चीजें कर लूँ। यही सोचकर आलोक अपने नाम को ऊपर से काट देता है और सबसे अंत में लिख देता है। इसके बाद वो बाहर चला जाता है। घर आता है तो देखता है यमराज की नींद खुल गई है। तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मुझे इतनी अच्छी चाय पिलाई, आदर सत्कार किया, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हुआ और मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ। तुम एक दिन खुलकर जी सकते हो। तुम्हारा नाम सबसे पहला था ना। मैं एक काम करता हूँ, सबसे अंत से शुरू करता हूँ। जो नाम सबसे नीचे होगा उसे अपने साथ ले जाऊंगा। जब तक पहले नंबर तक पहुंचूंगा तब तक तुम आराम से जी सकते हो। ये सुन आलोक हैरान रह जाता है। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। जैसे ही यमराज सबसे नीचे नाम से शुरू करते हैं तो देखते हैं सबसे अंत में आलोक का ही नाम है। यहाँ भी आलोक की किस्मत उसे धोखा दे देती है और यमराज आलोक को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। किशन पाल एक गरीब परिवार से था। वो रात को चौकीदारी करता था और मोहल्ले के लोग उसको कुछ पैसे दे दिया करते थे, जिससे वो अपने घर का खर्चा चलाया करता था। मोहल्ले के लोग तो उसको 10-20 रुपए देते थे और कुछ लोग उसको खाना भी दे दिया करते थे। रात भर जाकर कुछ ही पैसे लेकर आते हो। दिन में मैं झाड़ू पोछा करके कुछ पैसे कमाती हूँ, फिर भी घर का खर्चा नहीं चलता है और शिवानी को इसको पढ़ाने की धुन लगी हुई है। माँ, मेरी सभी सहेलियाँ स्कूल जाती है, मेरा भी तो मन करता है स्कूल जाने का। पढ़ाई तो तभी होगी जब पेट की आग बुझेगी। घर में खाने के लिए तो कुछ है नहीं। तेरे स्कूल के फीस कहाँ से जमा करूँगा फिर, ये बता। तो माँ, मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगी। मैं भी पड़ोस में जो अनीता दीदी रहती है उनकी तरह पुलिस में भर्ती होना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। मैं तेरी सेवा कर लूं वही मेरे लिए बहुत है। देश की सेवा तो बाद की बात है। जितना पढ़ा लिखा दूंगा तुझे उतना ही तेरा रिश्ता ढूंढने में आफत आएगी। तू पढ़ लिख गई तो तेरे लायक वर ढूंढना मेरे बस की बात नहीं रहेगी। आप फिक्र मत करो पापा, मैं कुछ जुगाड़ कर लूंगी। कुछ ही देर में तेज बारिश और तूफान आ जाता है और उनकी छोटी सी झोपड़ी में से पानी टपकने लगता है। ये लो, हो गया कंगाली में आटा गीला। क्या हुआ माँ? होना क्या है, गिरे को तो भगवान भी 2 लात मार देता है। ये देख, हमारी छोटी सी झोपड़ी जो सर छिपाने के लिए थी अब उसमें भी छेद हो गए हैं, छत टपकने लगी है। अब सिर छिपाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। आप फिक्र मत करो माँ, मैं अभी इसको सही कर देती हूँ। क्या करेगी? शिवानी झोपड़ी की छत पर जाकर कुछ कट्टों की मदद से छत को टपकने से रोकने की कोशिश करती है। कुछ हद तक ये कामयाब भी हो जाती है, पर पानी फिर भी नीचे आ रहा होता है। जब बारिश थम जाती है तब तीनों की जान में जान आती है। हर साल बारिश के मौसम में हम इस छत की मरम्मत कराने के लिए सोचते हैं, पर तेरा बापू है ना, जितना कमाता है उससे शराब में उड़ा देता है। आप फिक्र मत करो माँ, एक दिन इस टूटी फूटी छत की जगह एक नया घर बनवा कर दूंगी मैं। इतने बड़े सपने मत देखा कर बेटा, क्योंकि जब सपने टूटते हैं ना तो बहुत दुख होता है। शिवानी इसी तरह से परेशान होकर घूम रही थी। थोड़ा सा दूर चलने पर उसे एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी मिला जो ठेले को ढोने की कोशिश कर रहा था, परंतु असमर्थ था। उसे देखकर शिवानी बहुत परेशान हो गई और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी। बाबा, आप इस ठेले को धोने की कोशिश कर रहे हो, पर आप तो इतने बुजुर्ग हो। बेटा, मजबूरी है। यह ठेला मुझे दूसरे मोहल्ले में पहुंचाना है। वजन ज्यादा है, ये मुझसे ढोया नहीं जा रहा। अगर ये नहीं पहुंचाया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप रहने दीजिए, मैं ये ठेला पहुंचा देती हूँ। लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जो तू चाहे वो तुझे मिल जाए।
शिवानी उस ठेले को लेकर सड़क के किनारे किनारे जा रही होती है, तभी उसे एक गाड़ी पेड़ से टकराई हुई दिखती है। वो जल्दी जल्दी वहां पहुंचती है तो देखती है कि एक लड़का जख्मी हालत में बेहोश पड़ा था। अरे, इसकी तो एक्सीडेंट हो गया है। बेचारा न जाने कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। शिवानी जंगल की ओर बढ़ जाती है और वहां से कुछ जड़ी बूटी को लाकर मसलकर उसके घाव पर लगा देती है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा थोड़ा सा होश आने लगता है। चलो, शुक्र है इसको थोड़ा सा होश आ रहा है। एक काम करती हूँ, इसके जेब में इसका पता निकालकर इसके घर वालों को फोन कर देती हूँ। मुझे तो ये सामान जल्द से जल्द पहुँचाना है और इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। इसके घर वाले इसको ले जाएंगे। शुक्र है अब ये खतरे से खाली है। शिवानी उसके जेब में से उसका नंबर निकालकर उसके घर पर फोन कर देती है और जगह का पता बताकर ठेले को ढोती हुई चली जाती है। उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ होता है। वो लड़का थोड़े से होश में आने पर सिर्फ उसी टैटू को देख पाता है। अनुभव, तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर ये एक्सीडेंट कैसे हो गया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए किशोर? मुझे किसी लड़की का फोन आया था। उसने मुझे यहाँ का पता बताया और तुम्हारी हालत के बारे में भी बताया। मैं तुरंत ही तुम्हारे पास पहुँच गया। जब तुम आए तो तुम्हारे घाव पर मरहम लगा हुआ था और यहाँ पर कोई नहीं था। क्या तुम जानते हो वो लड़की कौन थी? नहीं, मैं उसको नहीं जानता। मैं तो उसका चेहरा भी नहीं देख पाया था, बस उसके हाथ पर बना एक टैटू ही देख पाया था। कोई भी हो, पर वो फरिश्ता बनकर आई थी और तुम्हारी जान बचाकर चली गई। अनुभव ठीक हो जाता है, परंतु उसको हमेशा वो टैटू याद आता रहता है, क्योंकि वो उस लड़की का धन्यवाद करना चाहता था जिसने उसकी जान बचाई थी। वो उसको बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, पर शिवानी उसको नहीं दिखती। एक दिन वो बाजार में जा रहा होता है तो एक लड़की जूते पॉलिश कर रही होती है। वो उसके पास जूते पॉलिश करवाने जाता है तो उसके हाथ पर वही टैटू देखकर रुक जाता है। तुम ये काम क्यों कर रही हो? साहब, मजबूरी है। घर में बाप दारू पीकर पड़ा रहता है, पर घर में खाने के लिए कुछ तो काम करना ही पड़ेगा ना। तुम पढ़ती नहीं हो क्या? पढ़ने का तो बहुत मन है साहब, पर कहाँ से पढूं? इतना पैसा थोड़ी ना है घर में कि पढ़ाई में लगा सकूं। अनुभव को बहुत दुख होता है। उसकी कहानी सुनकर वो उसको पढ़ाने का फैसला करता है और सोचता है कि उसने उसकी जान बचाई है तो क्यों ना उसका ये सपना पूरा करके उसकी ही मदद कर दे। वो शिवानी से पूछता है, अगर मैं तुम्हें पढ़ाना चाहूँ तो क्या तुम पढ़ोगी? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ और नहीं भी। कुछ समय पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और तुमने मेरी जान बचाई थी। मैं तुम्हें बहुत वक्त से ढूंढ रहा था। मैंने तुम्हारी शक्ल तो नहीं देखी थी, पर तुम्हारे हाथ पर बना टैटू देखा था, जिसकी वजह से मैं तुम्हें पहचान गया। आज तुम इतनी परेशान हो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। अनुभव शिवानी को पढ़ाने में मदद करता है और उसकी पैसों से भी मदद करता है। शिवानी पढ़ने में अच्छी होने की वजह से अच्छी नौकरी पर भी लग जाती है। इस दौरान अनुभव शिवानी को पसंद करने लगता है और शिवानी से शादी के लिए कहता है। शिवानी भी उसको मन ही मन पसंद करने लग जाती है। दोनों की शादी हो जाती है। इस तरह से एक गरीब शिवानी का नसीब पलट जाता है और वो एक अमीर कामयाब शिवानी बन जाती है। बनारस की गलियों में एक चोर ने आतंक मचा रखा था। रोज किसी के घर में सेंध लग जाती तो किसी के घर से गाय चोरी हो जाती थी। लोग परेशान हो गए। एक बार सबने मिलकर निश्चय किया कि अब से रात में बारी बारी से गली के दोनों नुक्कड़ों पर सब लोग पहरा देंगे। पहले दिन एक तरफ चौबे जी की ड्यूटी लगाई गई और दूसरी ओर लाला धनीराम की। रात आधे से ज्यादा बीत गई थी। जागते रहो, जागते रहो। तभी लाला जी ने देखा कि एक बलिष्ठ शरीर वाला व्यक्ति मूंछों पर ताव देता हुआ गली में आया।
भाई मेरी बकरी खो गई है, इधर ही आई थी, आपने देखा क्या? इधर तो कोई बकरी नहीं आई। आई तो इधर ही थी, लगता है किसी ने मेरी बकरी को अपने जानवरों के बाड़े में बांध ली। 4 घंटे से तो मैं यहीं पर पहरा दे रहा हूँ, पर अभी तक तो इधर कोई बकरी नहीं आई। चलता हूँ, खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। भुनभुनाते हुए वो व्यक्ति आगे बढ़ गया और कुछ ही देर में एक बकरी की रस्सी पकड़कर आता हुआ दिखाई दिया। मिल गई तुम्हारी बकरी? हाँ मिल गई, सड़क पर चली गई थी। थोड़ी देर हुई होती तो सड़क पार कर जाती। अच्छा अच्छा। वो व्यक्ति मूंछों पर ताव देता हुआ आगे बढ़ गया। सुबह हो गई। तब चौबे जी और लाला धनीराम अपने अपने घर जाकर सो गए। 2 घंटे बाद ही सब लोग शोर मचाते हुए नुक्कड़ पर इकट्ठा हो गए। जरा लाला जी और चौबे जी को कोई बुलाकर ले आओ। एक लड़का भागते हुए लाला और चौबे जी को बुलाने गया। जल्दी चलो काका, सब लोग नुक्कड़ पर तुम दोनों का रास्ता देख रहे हैं। तय क्या मुसीबत है, रात भर पहरा दिए हैं, अब सोने भी नहीं दे रहे हैं। चलो कहाँ जाना है? सब लोग नुक्कड़ पर पहुँचते हैं तो आप लोग कैसी पहरेदारी किए? आज चोर हमारी बकरी ही उठा ले गई। क्या कहते हो? बकरी तो मेरी आंख के सामने ले गया। वो तो कह रहा था कि उसकी बकरी खो गई थी और अब मिल गई है। ये तो बहुत चालाक और निहायत ठग भी है। बहुत सावधानी रखनी होगी। आज रात में जो दूसरे लोग चाहेंगे पहरेदारी करने, उन्हें अपनी आंखें और दिमाग खुला रखना पड़ेगा। भाई मैं तो हैरान हूं कि मेरी नाक के नीचे से ही बकरी उठा ले गया और मैं देख कर भी कुछ ना कर सका। सब लोग अपने अपने घर पर चले गए। रात की पहरेदारी के लिए दूसरे 2 लोगों यादव जी और ठाकुर साहब की ड्यूटी लगी। भाई लाला जी, मैं तो कहता हूँ आज रात आपको ही हमारे साथ रहना चाहिए, वरना हम उसे पहचानेंगे कैसे? लाला जी को इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही थी, खुश होकर बोले, हाँ हाँ, मैं तो खुद उसको देख लूं तो उसकी बोटी नोच लूं। रात को पहरेदारी शुरू हो गई। पूरी रात बीत गई, कोई नहीं दिखा। भोर में एक पुजारी जी सिर पर गमछा बांधे कमंडल लिए नंगे पैर शिव शिव का जप करते हुए भागे चले जा रहे थे। अरे पुजारी जी, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे शिव 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 शिव, बहुत देर हो गई है, गंगा नहाने जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। अब आप सब सो जाइए, सुबह हो गई, अब थोड़ी चोर आएगा। हाँ भाई चलो अब सोया जाए। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे क्या हुआ भाई? मैं गंगा नहा कर लौट रहा था, अपना कमंडल गमछा और 50 रुपए रखकर ताला खोलने गया तो तब तक चोर आकर सब चुरा ले गया। अरे दौड़ो यार, अभी ज्यादा दूर नहीं होगा। आज भी आंख में धूल झोंक गया और हम उसको पहचानने में फिर धोखा खा गए। सब उस चोर को पकड़ने दौड़े, पर चोर तो ये जा और वो जा। अचानक ये देखो, मेरा गमछा तो ये पड़ा है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सब गंगा की तरफ भागे, पर कहीं उसका पता न चला। लौटते समय उन्होंने देखा कि एक पागल सा दिखने वाला आदमी सीढ़ियां बना रहा था। ये सीढ़ियां कहाँ जाने के लिए बना रहे हो भाई? आसमान में जाकर चांद चुराने के लिए। सब ठठाकर हंस पड़े। अरे चांद क्यों चुराओगे? क्योंकि वो हर समय नीचे देख रहा होता है, हम पर हंस रहा होता है। अच्छा अच्छा, चलो भाई। 4-5 दिन तक किसी चोरी की शिकायत नहीं हुई। उस पागल से दिखने वाले व्यक्ति ने, जो कि वास्तव में चोर था, आसमान तक सीढ़ियां बना डाली। उसने एक चमगादड़ पकड़ी और अपने लिए कुछ खाना बांधकर चमगादड़ को लेकर सीढ़ियां चढ़ने के लिए तैयार हो गया। अरे भाई खुद तो जा रहे हो, इस चमगादड़ को कहाँ ले जा रहे हो? यही तो मेरा सहारा है, चांद को पकड़कर लटक जाएगा, उसको छोड़ेगा ही नहीं, तभी तो मैं चांद को ले पाऊंगा। सब लोग उसका मजाक बनाते रहे, पर वो सीढ़ियों पर चढ़ता गया। 1 साल बीत गए। अब बनारस की उस गली में चोरी नहीं होती थी। धीरे धीरे ये खबर पूरे महल में फैल गई कि चोर गया चांद चुराने, इसलिए अब कोई चोरी नहीं होती। पूर्णिमा की रात थी। चांद अपनी 16 कलाओं के साथ आसमान में चमक रहा था। अब तो चांद देखने भी लगा है। आज चमगादड़ को चांद को लाने के लिए भेज दूंगा। आखिर इतने दिनों से अभ्यास करा रहा था उसको,
अब तो वो मेरी भाषा भी समझने लगा है। चोर ने चमगादड़ के कान में कुछ बोलकर उसको चांद की तरफ उछाल दिया। चमगादड़ ने जाकर चांद पर लटक गया और चांद को लेकर चोर के पास आ गया। ये हुई ना बात। चोर हाथ में चमगादड़ पकड़े हुए सीढ़ियां उतरता हुआ धरती की तरफ चल पड़ा। पूरी धरती पर चांद के गायब हो जाने से त्राही त्राही मच गई। चोर को लौटते समय 2 ही दिन लगे। घर में जा, कुछ है खा पी ले, फिर अपने जंगल में चले जाओ। ये चांद अब छोड़ दो। चमगादड़ चांद को छोड़ना ही नहीं चाहता था। चोर ने बहुत कोशिश की पर चमगादड़ उसको पकड़कर लटक ही रहा। टस से मस भी ना हुआ। तब मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ। नहीं जाती तो ना जाए। अपने घर को म्यूजियम बना देता हूँ। जिसको भी चांद देखना है टिकट ले आओ, चांद देखो। दूसरे ही दिन उसने ऐलान कर दिया कि जिस किसी को धरती पर चांद देखना है 20 रुपए दे और चांद देख ले। पूरे गंगा तट पर आने वाले लोग उसके घर दिन रात चांद देखने आने लगे। 15 दिन में उसके पास धन का अंबर लग गया। लेकिन एक समस्या आ गई थी। धीरे धीरे चांद का आकार छोटा होता जा रहा था और अमावस्या आते आते तो चांद बिल्कुल नन्हे तारे के आकार का हो गया। जब उस दिन लोग चांद देखने आए तो चांद बीमार हो गया है। कुछ दिनों के बाद जब ठीक हो जाएगा तभी दिखाई पड़ेगा। हमें तो आज ही देखना है, हम इतनी दूर से आए हैं। तब तक चमगादड़ ने चांद को छोड़कर उस आदमी के सिर को पकड़ लिया। लोग डरकर भाग गए। भाई, ये कोई जादूगर लगता है, हमें इसके घर में चलना चाहिए। सब उसके घर में जबरदस्ती घुस गए और चुपचाप उदास होकर बैठ गए। जैसे ही उन सबकी नजर चांद पर पड़ी, अरे भाइयों, चांद कोई बीमार नहीं है। आज अमावस्या है ना, इसीलिए इसका आकार छोटा हो गया है। कल ये फिर अपने आकार में आ जाएगा। मैंने चांद चुरा कर ठीक नहीं किया। जिसकी जगह जहां होती है उसे वहीं रहना चाहिए। मेरी छोटी सी सनक के कारण पूरी धरती अंधकार में डूब गई है। चमगादड़ भी जा चुकी है। मेरे पास भी अब काफी पैसे हो गए हैं। मुझे चोरी चकोरी छोड़ देनी चाहिए। अपना ध्यान किसी काम में लगा लेना चाहिए। यही सोचकर उसने छत पर जाकर चांद को छोड़ दिया। चांद इतराते हुए आकाश में जाकर चमकने लगा। धन्यवाद मेरे दोस्त, मुझे छोड़ने के लिए। आज तक मुझे किसी ने खेद नहीं किया था। धरतीवासी फिर खुश हो गए। चोर ने अब चोरी छोड़ दी थी।